नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विथ में आपका स्वागत है। आइए आज हम सब एक नए वीडियो के माध्यम से बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एंड ऑफ आइडियोलॉजी की बात की थी, जिसका प्रतिपादन डैनियल बेल ने किया था। दोस्तों, अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार देख ले। लेकिन चलिए आज हम सब डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत की पतन कैसे हुआ और उसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं और इसके सिद्धांत कौन कौन से विचारक दिए और अपने विचारों में क्या बोले, इस संदर्भ में हम लोग समझेंगे। आज हम लोग डेविड डिस्टन, अल्फ्रेड कॉवेन और दांते जर्मिनो का बात करेंगे और साथ ही साथ अंत में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अक्सर एग्जामों में पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सबों को समझना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, अगर इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो सिंपल सी टर्म में क्या कह सकते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी इम्प्लाइज एन इंटेलेक्चुअल एफर्ट टू अटेन ए सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट द गोल एंड मेथड ऑफ पॉलिटिक्स। जो भी पॉलिटिक्स होते हैं उसमें क्या मेथड्स होने चाहिए, उसमें क्या फाइनली गोल होने चाहिए, चाहे वो गोल किसी की इक्वलिटी का हो, चाहे वो गोल लिबर्टी का हो, चाहे वो गोल जस्टिस का हो। तो ये सारी चीज़ों में हम लोग बात करते हैं। लेकिन अब समझते हैं व्हाट इज पॉलिटिक्स। तो अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड इट्स सिटीजन सिस्टमैटिकली। अगर हम किसी भी जगह पे राज्य और वहाँ पे रहने वाले नागरिक के बीच की रिश्ता की बात करें कि राज्य और नागरिक में किस प्रकार का रिलेशनशिप होना चाहिए, इस विषय को हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर में पढ़ते हैं। अब दोस्तों ये है कि आखिर इसकी शुरुआत कब से हुई थी। दोस्तों, हम लोग जानते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसको कहा जाता है, वो अरिस्टोटल को कहा जाता है। और ये लगभग आज से 2500 वर्ष पुराने समय में था, यानी कि इसकी शुरुआत जो है वो 2500 साल पहले हो चुकी थी। लेकिन आज के थिंकर्स जैसे डेविड स्टन और कॉबिन आखिर कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पे सवाल उठाते हैं और ये कहते हैं नहीं, आज जो है इनका डिक्लाइन हो रहा है। चलिए उन सारी बातों को एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पे आप जो फिगर देख रहे हैं ये है डेविड स्टन। डेविड स्टन जो है वो कैनेडियन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने बिहेवियरलिज्म का शुरुआत किया था और साथ ही में उन्होंने खुद अपने बिहेवियरलिज्म से हटकर और फिर नियो बिहेवियरलिज्म की बात की थी, जहां पे उन्होंने नियो बिहेवियरलिज्म में फैक्ट्स के साथ साथ वैल्यूज को भी इंपॉर्टेंट दिया था। दोस्तों, डेविड स्टन ने अपनी इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953 में यह प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में उन्होंने अपने डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी संबंधित विचार रखी थी। इस विषय में उन्होंने कहा था द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी वाज बेस्ड ऑन मेरी स्पेकुलेशन, मतलब जो हमारा परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो चला आ रहा है वो मात्र चिंतन भर है, वो मात्र चिंतन का परिणाम है। यानी कि कोई भी लोग जो कुछ दिमाग में जिनका आया और उनके दिमाग में जो आया उसको सैद्धांतिक रूप देने की बात की है, उसके पीछे कोई साइंटिफिक आधार या रिसर्च का आधार या फैक्चुअल एनालिसिस, डाटा एनालिसिस का आधार नहीं है। तो इस तरह से वो बताते हैं इट वाज डिवाइड ऑफ एक्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि ये एक्यूट ऑब्जर्वेशन का इसमें, यानी कि इसमें एक साइंटिफिक बेसिस का जो है वो शुरू से क्या रहा, एक कमी रहा। अब ये फर्दर बताते हैं कि आज इसमें डिक्लाइन इसलिए भी हमको दिख रहा है क्योंकि कार्ल मार्क्स जो 1818 में अपना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक लिखे थे, 1848 में वो पुस्तक प्रकाशित हुई थी, और जे.एस. मिल जिनकी पुस्तक ऑन लिबर्टी थी, इन दोनों विचारक के बाद आज के समय में कोई बहुत बड़े विचारक, यानी कि 1806 से 1873 के बाद या 1883 के बाद कोई एक ऐसे विचारक नहीं आए जो सामाजिक क्रांति को जन्म दे सके या वर्तमान जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी को उसमें सॉल्व कर सके। यानी कि ये बताते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स आज तक हुए हैं वो जो हैं वो पुराने विचारों जो प्लेटो अरस्तु के काल से चला आ रहा है उसी पे टिके चले आ रहे हैं, उसी वैल्यूज को ढोटे चले आ रहे हैं। तो क्या आज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो पुरानी जो वैल्यूज थी वो रिलेवेंट है? तो इसी बात पर वो सवाल उठाते हैं व्हाई वी लिव पैरासिटिकली ऑन द ओल्ड सेंचुरी आइडियाज, सेंचुरी ओल्ड आइडियाज, यानी कि 100 साल 200 साल पुराने जो आइडियाज थे जो उस समय के सामाजिक मतभेद के कारण, सामाजिक
संघर्ष के कारण परिणाम हुए थे, क्या वो विचार आज के सामाजिक कमियों को सॉल्व करने के लिए, सामाजिक समस्याओं को सॉल्व करने के रिलेवेंट हैं? तो इस बात पे वो सवाल उठाते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि इस समय तक जो भी विचारक आए वो हिस्टोरिसिज्म यानी कि ऐतिहासिकवाद, यानी कि जैसे डनिंग हो गए, उसी तरह से और भी विचारक हैं, वो बताते हैं कि सेबाइन हो गए जिन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक लिखी थी, वो बताते हैं कि हिस्ट्री के बिना हमारा पॉलिटिकल थ्योरी अधूरा है। तो इस बात पे डेविड स्टर्न जो है वो नकारते हैं और कहते हैं कि हम जो हिस्ट्री से बहुत सारी चीज़ें लेते आ रहे हैं, क्या हिस्टोरिकल सारी चीज़ें आज की समस्याओं को सॉल्व आउट करने के लिए इनफ है? जी नहीं, वो इस बात से नकारते हैं। तो कैसे नकारते हैं, क्या अपना इसके पीछे तर्क देते हैं, चलिए उसको समझते हैं। अब है क्लेम्स क्या लगाते हैं ये, द राइज ऑफ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये डेविड स्टर्न जो है वो स्वयं जो है वो एक बिहेवियरल रेवोल्यूशन से जुड़े हुए थे, यानी कि इनका जो अप्रोच था वो साइंटिफिक अप्रोच था। तो ये बताते हैं द राइज ऑफ बिहेवियरल एंड पॉजिटिविस्ट अप्रोच विच वाज द साइंटिफिक वे ऑफ स्टडी एंड वाज प्राइमली बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इग्नोर्ड द वैल्यू विच was core of normative and philosophical with historical perspective। अब ये खुद जब बिहेवियरल रिवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो उस समय क्या होता है कि ये जो है पॉलिटिकल साइंस को नेचुरल साइंस की भांति एकदम प्योर साइंस बनाने की कोशिश करते हैं। प्योर साइंस मतलब दैट इज फुल ऑफ फैक्ट्स, देयर इज लैक ऑफ वैल्यूज, मतलब वहां पे मूल्य की कमी हो जाए और वहां पे सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल एनालिसिस करने लगे। तो आप खुद एनालिसिस कीजिए दोस्तों, क्या हमारा सोसाइटी सिर्फ फैक्ट्स पे चल सकती है? सोसाइटी की जो वैल्यूज होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, सोसाइटी की फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो इसी बात पे वो नकार कर फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के भाषण में 1969 में उन्होंने शुरू की थी, वहां पे अपनी बात कही कि अब हमें प्योर साइंस से लेकर इसे अप्लाइड साइंस बनाने की जरूरत है, यानी कि हमारे फैक्ट्स के साथ साथ इसमें वैल्यूज को भी इंक्लूड करना जरूरी है। ये खुद अपनी बातों से डेविड स्टर्न बाद में नकार गए थे। तो ये बताते हैं कि एक रीजन ये है कि हम लोग इसको पूरी तरह से साइंटिफिक बनाने की कोशिश किए, ये इसका एक महत्वपूर्ण रीजन है। दूसरा यह है जिसको वो हाइपर फैक्चुअलाइजेशन कहकर पुकारते हैं। दूसरा बताते हैं वो बात, दे फेल टू रिक्वायर रिसर्च टूल फॉर द राइज ऑफ फासिज्म एंड कम्युनिज्म एंड देयर कॉन्टिन्यूएंस। ये बताते हैं कि आखिर वो कौन सारी रीजन थी, आखिर वो पॉलिटिकल थ्योरी का कमी ही था जिसके वजह से तानाशाही जैसे शासन, चाहे वो फासिज्म हो चाहे कम्युनिज्म का जन्म हुआ। यानी कि जो प्राचीन समय से चला आ रहा डेमोक्रेसी था वो इतना अच्छा शासन से हटकर, और उसमें चूंकि डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसमें नए नए थ्योरीज का डेवलपमेंट नहीं किया गया, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया, यही कारण है कि पॉलिटिकल थ्योरी का ये कमी ही था जिसके वजह से फासिज्म और कम्युनिज्म का जन्म हुआ। इसके बाद वो बताते हैं कि एक और सबसे बड़ा रीजन है कि ये जो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो खुद अपने आप में फेल इस बात से भी रहा क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एवं सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे विभीषिका जो एक रक्तपात हुआ उसको रोकने में ये असफल रहा। यानी कि कह सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसका खास काम क्या है कि हमारी समस्याओं को, सामाजिक समस्याएं हैं उसको, पॉलिटिकल समस्याएं हैं उसको सॉल्व आउट करना एवं उसे एक दिशा देना। परंतु ये बताते हैं डेविड स्टर्न कि ये आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को चूंकि सॉल्व आउट करने में, इसे रोकने में असफल रहा, इसलिए इसे क्या कह सकते हैं, इसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं, ये पॉलिटिकल थ्योरी का अपने आप में एक फेल्योर है। तो इसी बात पे वह कहते हैं, अगेन ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर इकोनॉमिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट हैज प्लेड एन एक्टिव रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बट पॉलिटिकल साइंटिस्ट वे लैग बिहाइंड। यानी इस समय पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो पूरी तरह से पीछे हट गए थे, वो फेल हो चुके थे। अब ये है hence previous political theory lacked empirical and objective temperament essential to study processes and events। यानी बताते हैं कि इस समय यानी मार्क्स के बाद ऐसा हुआ कि इस पे कोई नया रिसर्च नहीं हुआ और हमारे समाज में जो अपग्रेडेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो चलिए अब हम एक नए दूसरे थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं जो है अल्फ्रेड कॉबेन। इन्होंने अपनी बात क्या कही, ये है अल्फ्रेड कॉबेन। इन्होंने जो है वो अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1953 में लिखी, ठीक उसी समय जिस समय डेविड स्टर्न लिखे थे। इन्होंने कुछ अलग बातें की। ये क्या बातें करते हैं, ये बताते हैं कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस को और
नेचुरल साइंस की भांति, पॉलिटिकल साइंस को नेचुरल साइंस की भांति एक डायनेमिक सब्जेक्ट मानते हैं, एक डायनेमिक डिसिप्लिन मानते हैं, तो ये गलत है। जैसे हमारा नेचुरल साइंस में, जैसे बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में दिन प्रतिदिन नए नए चीज़ों को रिसर्च किया जाता है, वैसे ही हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी के रूप में एक नई नई चीज़ें हर साल कुछ ना कुछ नहीं ला सकते हैं। ये साथ ही में और बताते हैं, आफ्टर प्लेटो एंड अरिस्टोटल वी एनेबल टू फाइंड थॉट रेवोल्यूशन। मतलब बताते हैं कि जैसे प्लेटो और अरिस्टोटल के टाइम में जिस तरह से एक सामाजिक क्रांति आई थी, मतलब वर्तमान जो उस समय दिक्कतें थी, समस्याएं थी, उसको सॉल्व आउट करने के लिए जो नए नए फिलोसोफर, किंग, पॉलिटिक्स जैसे पुस्तक लिखे गए, उस समय सामाजिक समस्याओं को सॉल्व आउट करने का जो तरीका था वो अब हमें नहीं देखने को मिलता है। और ये खास करके अब वर्तमान समय में तब से, कब से, मतलब कार्ल मार्क्स और जेएस मिल के बाद से बोलते हैं देयर इज ए स्टैग्नेशन, मतलब स्थिरता आ गई है, यहाँ पर रुकावट आ गई है। किस मायने में? इन पॉलिटिकल थिंकिंग आफ्टर कार्ल मार्क्स and J.S. Mill, which caused First World War and Second World War, which were unable to solve conflict। यानी बताते हैं कि अब जो है राजनीतिक चिंतन में स्थिरता आ गई है। अब ये बताते हैं यही कारण है कि हमें कोई नया ट्रेडिशन पॉलिटिकल थिंकिंग में देखने को नहीं मिलता है। अब वो और क्या बताते हैं, इसके पीछे रीजन ये देते हैं कि अब जो है वर्तमान समय में चाहे लिबरलिज्म की बात किया जाए, चाहे डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात किया जाए, लिबरलिज्म जो जॉन लॉक से स्टार्ट हुआ था और वो बाद में डेवलप नहीं हो पाया, वो इतना डेवलप नहीं हो पाया कि अदर जो नॉन लिबरलिस्ट थे, जैसे हमारा मार्क्सिस्ट है, एनार्किस्ट है और अन्य फासिस्ट है, उन सारी विचारधाराओं को रोकने में ये असफल रहा। अब है कि ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, स्टैग्नेशन इन थिंकिंग ऑफ डेमोक्रेसी विच काउज राइज ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक पावर्स। ये भी बताते हैं कि डेमोक्रेसी भी, आज का जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आज इतनी बुराइयां आ गई है कि खुद ये पॉलिटिकल थ्योरी अपने इस बुराइयों को दूर करने में असफल रह रहा है। यही कारण है कि नॉन डेमोक्रेटिक पावर्स जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अब क्या है, ये बताते हैं कि इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि प्राचीन समय में जो, या पहले जो पॉलिटिकल थिंकिंग हुआ करते थे, वो सोसाइटी के लोग करते थे, यानी कि वो इंटेलेक्चुअल्स लोग जो खुद सोसाइटी में रहते थे, वहाँ की समस्याओं को समझते थे और वो उसके निदान को, यानी उसके सॉल्यूशंस को देते थे। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि ऐसा माना जा रहा है कि पॉलिटिकल थिंकिंग, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो खास करके बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े जो हैं वो फिलोसफर्स, जैसे बहुत बड़े बड़े लेक्चरर्स, वो लोग का काम हो गया है। जो बड़े बड़े घरों में एसी में रहते हैं, उनको सामाजिक प्रॉब्लम्स से लेने देना नहीं है। तो जब तक हम सामाजिक प्रॉब्लम्स से अपने आप को कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक उन सामाजिक प्रॉब्लम्स को जानेंगे नहीं, तब तक उससे सॉल्व आउट कैसे करेंगे, ये सवाल उठाते हैं अल्फ्रेड कॉबेन। तो इस तरह से अल्फ्रेड कॉबेन कुल मिलाकर ये बात करते हैं कि अब जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी, चूंकि एक नया ऐसा थ्योरी, ऐसा विज्ञान नहीं है जिसमें हर समय कुछ नया आया जाए, लेकिन हमारा जो वर्तमान दिक्कतें हैं, चाहे वो लिबरलिज्म का फेलियर हो, चाहे डेमोक्रेसी का अपग्रेडेशन में फेलियर हो, चाहे पॉलिटिकल थिंकिंग में फेलियर हो, ये सारी रीजन है जिसकी वजह से आज पॉलिटिकल थिंकिंग में, पॉलिटिकल थ्योरी में कोई बड़ा डेवलपमेंट, कोई नया डेवलपमेंट या अपग्रेडेशन देखने को नहीं मिल रहा है, खास करके कार्ल मार्क्स और जेएस मिल के बाद से। अब इसके बाद एक और थिंकर हैं, दांते जेर्मिनो। इन्होंने अपनी पुस्तक बियॉन्ड आइडियोलॉजी में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी थी। इन्होंने कही, डिक्लाइन इज कॉज्ड बाय आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म एज पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स असर्टेड इनटू कम्युनिज्म। ये बताते हैं कि जो आज का जो तरीका है वो ये है कि आज जो लोग अपने सिद्धांत देते हैं वो एक नया आइडियोलॉजी का रूप ले लेता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कार्ल मार्क्स ने जो अपना सिद्धांत दिया, साइंटिफिक सोशलिज्म का जो सिद्धांत दिया, आज वो सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी को अपग्रेड करने के बजाय क्या हुआ, वो जो है वो एक आइडियोलॉजी का रूप ले लिया। अब वो आइडियोलॉजी को जब किसी देश अपनाएंगे तो अपने आइडियोलॉजी, चूंकि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो अपने आप में बदलाव करने में आसान होता है, लेकिन कोई विचारधारा आ गई, वो पॉलिटिकल थ्योरी अपने विचारधारा का रूप ले ली, तो वो विचारधारा अपने आप में परिवर्तन होना, वो अपने आप में चेंज होना मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से क्या हुआ, समाज में आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म आ गया, जिसके वजह से क्या हुआ, हमारे पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और इस तरह से
ये है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है, क्या रियली में पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो कभी मर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों दोस्तों? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जब तक हमारे समाज में इश्यूज रहेंगे, जब तक हमारे समाज में समस्याएं रहेगी, तब तक हमारे समाज में डिबेट होंगे, तब तक हमारे समाज में डिबेट होंगे, और जब तक हमारे समाज में डिबेट होंगे तब तक पॉलिटिकल साइंस, उसमें पॉलिटिक्स जो है वो जरूर आएगा। इस तरह से कह सकते हैं, वेयर देयर इज इशू देयर इज डिबेट एंड देयर इज पॉलिटिक्स। मतलब हमारी समस्या, सामाजिक समस्याएं को सॉल्व आउट करने के लिए हमारा पॉलिटिकल थिंकिंग, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का होना आवश्यक है। और ये जरूर होगा कुछ समय बाद, जब हमारे समाज की सामाजिक समस्याएं को सॉल्व आउट करने के लिए एक नया थिंकिंग उभर कर सामने आएगा। तो दोस्तों इस तरह से उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर ये सारी बातें समझ में आई तो चलिए अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता था कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी किन से संबंधित है, तो वहां पे तो आपको बताया कि अल्फ्रेड कॉबेन और डेविड स्टर्न, ये लोग अपने डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। अब यह है कि टू whom पॉलिटिकल थ्योरी इज ऑलरेडी डेड, मतलब इनमें से कौन ऐसे विचारक हैं, रॉबर्ट डहल, अल्फ्रेड कॉबेन, पीटर लासलेट और डेविड स्टर्न, ये चारों में से कौन से ऐसे विचारक हैं जो ये मानते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी ऑलरेडी मर चुका है? तो इसमें से हमने बताया कि अल्फ्रेड कॉबेन और डेविड स्टर्न जो है वो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित है, यानी कि इसमें रॉबर्ट डहल और पीटर लासलेट, यानी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन 3 ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर सारी बातें समझ में आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।